आज बात करेंगे सलार सीज फायर पार्ट 1 की। सलार देखकर कैसा लगा? मैड मैक्स फ्यूरी रोड में एक पगला कहता है ना, What a lovely day! कुछ वैसा ही लगा। ये इंडिया की अपनी मैड मैक्स है। मैसिव स्केल है, मैसिव बिल्डअप है, क्रेजी भयानक उत्तेजना जगाने वाली फिल्म है। अपनी समकालीन फिल्मों को नर्वस कर जाने वाली फिल्म है। कहीं तो ये KGF से भी ज़्यादा शाइन करने वाली है। ये एक वीर विभत्स और जुगुप्सा भयानक जैसे रसों को जगाने वाली फिल्म है। खाली एक्शन मार धाड़ खून खराबे वाली फिल्म आप इसको नहीं कह सकते हो, बल्कि बेस्ट एक्शन मूवीज़ में से एक है। इसमें जुड़वा भाइयों अंबू और अरितुमणि ने एक्शन सीक्वेंसेस डिज़ाइन किए हैं। बड़े डेंसली पैक्ड उनके एक्शन सीक्वेंसेस है। सुंदर है, स्मार्ट एक्शन है, असरदार है, ऑलमोस्ट परफेक्ट है। सलार सीज फायर पार्ट 1 सिर्फ एक्शन फिल्म ही नहीं है, ये इसे मैं एक फैंटेसी फिल्म भी कहूँगा, एक ज़ॉम्बी फिल्म भी कहूँगा, एक डिस्टोपिया भी कहूँगा। स्लो मोशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है, इसलिए इसको स्लोमो मूवी भी कह सकते हैं। सलार सीज फायर पार्ट 1 आपको किसी भी प्रकार से समृद्ध नहीं करती है, न किसी विमर्श को आगे बढ़ाती है। ये खून खराबे वाली फिल्म है, हिंसा वाली फिल्म है, एंटरटेनिंग फिल्म है। और इस जॉनरा के अंदर जो इंटरेस्ट रखने वाले दर्शक हैं या इस तरीके का सिनेमा जिनको पसंद है, उन दर्शकों के लिए ही ये फिल्म है और किसी के लिए ये नहीं है। विजुअली, सिनेमैटिकली और स्टोरी टेलिंग के तल पे कुछ मैसिव और कुछ माइंड ब्लोइंग अचीव करना ही इस फिल्म का मकसद है और इस मामले में ये फिल्म उत्कृष्ट रहती है। ये ट्रूली एक इंटरनेशनल कमर्शियल फिल्म है, जैसे कि ओंग बाक है, द ट्रांसपोर्टर है, द एक्सपेंडेबल्स है। हालांकि उनके एक्शन स्टोरी एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं और अलग हैं। सलार 1 की खासी अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये सब आपको निचोड़ के जाने वाली, आपका सारा ध्यान चूस जाने वाली फिल्में हैं, आपको अपना गुलाम बनाने वाली फिल्में हैं। सलार इन सब फिल्मों में सबसे ज़्यादा इमोशनली पावरफुल और संकेंद्रित भी है। अगर आप ऐसी वॉयलेंस, मारकाट, डार्कनेस, बर्बरता पचा सकते हैं तो आप इसको ज़रूर देखें, अन्यथा इससे आप दूर रहें। ये रिव्यू यहीं तक। अब आगे बात फिल्म पर विस्तार से होगी। कुछ खुलासे, कुछ स्पॉइलर हो सकते हैं। रुकना चाहें तो रुकें, जाना चाहें तो आप जाएं। गेम ऑफ थ्रोन्स, वाइकिंग्स जैसी विजुअल स्टोरीज को स्वीकार किए जाने से सलार के मेकर्स को बड़ी हिम्मत मिली, प्रिज्यूमेबली, कि वे भी अपना कैनवस है वो सारी बेड़ियां तोड़ के खोल सकें। तो फिर ये कहानी आई। ये कहानी अपनी जड़ों में 1000 साल से भी पहले जाती है, मोहम्मद गजनी और चंगेज़ खान से भी पहले। और इतना लंबा जो कथाक्रम है, इसमें प्रशांत नील की स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन वाली ये सलार घटती है। इसका जो कालखंड है वो 1985 से 2017 के बीच है। 2 बच्चों की कहानी है, देवा और वर्धा, दोनों अटूट दोस्त, और फिर कैसे ये अटूट दुश्मनी में बदल जाती है ये आपको देखने को मिलता है। संदीप रेड्डी, हनुमान चौधरी और DR सूरी के डायलॉग्स हैं। जगह जगह बिल्डअप करते चलते हैं, खुद ही अपनी कहानी का क्लाइमेट है बताते चलते हैं, उसको हाइप करते चलते हैं। एक पात्र है वो अमेरिका से आती है, आध्या उसका नाम होता है, श्रुति हसन ने उसको प्ले किया है। एक पात्र आध्या को देवा की कहानी सुनाने जा रहा होता है तो गजब की नाटकीयता के साथ वो बोलता है कि कुछ कहानियों को देखकर डर लगता है, कुछ कहानियों को सुनकर डर लगता है और कुछ कहानियों को याद करके ही डर लगता है। अब ये संवाद सुनने में फीका लगेगा, लेकिन विजुअली जब आप इसको देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है। इस कहानी के फ्रेम स्याह हैं, अंधेरे हैं और कोयले जैसे काले हैं। कुछ रॉबर्ट रॉड्रिगस की सिन सिटी के जो घुप अंधेर फ्रेम्स हैं उनके जैसे, या फिर जगत के बड़े ही जहरीले सांप अफ्रीकी ब्लैक माम्बा के मुंह जितने काले। ये कहानी, ये फिल्म भी उतनी ही जहरीली है, जिसे भी छू जाए उसे मार डाले। इस घुप अंधेरे कुएं में कहीं रोशनी की कोई किरण नहीं है, बस 2 ही किरणें हैं। पहली, जो बच्चे आपको कोयले की खदान में नजर आते हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं और खुशी, प्रसन्नता, शरारतों और बेबाकियों से भरे हैं, वे ताड़ जितने लंबे देवा के दोस्त हैं। दूसरी किरण है देवा, जब वो अपने शांतिकाल में होता है, जब तक वो शांत है तब तक सब अच्छा है। ये 2 आशा की किरण है, इसके अलावा इस फिल्म में कोई आशा की किरण नहीं है, सब अंधेरा है। उन बच्चों को पढ़ाने वाली देवा की माँ कहती है कि बच्चे पिघले हुए लोहे के जैसे होते हैं, सही सांचे में ढालो तो रोशनी देने वाले दीपक बन जाते हैं और गलत में डालो तो खून पीने वाली तलवार बन जाते हैं। देवव्रत रायसनी उर्फ देवा, ये आयरॉनिकली या आइकॉनिकली गुड्डू धनोवा की जिद्दी के देवा के जैसा ही है, जिसको सनी देओल ने प्ले किया था। उस देवा ने अपनी बहन को छेड़ने वाले का हाथ उखाड़ के फेंक दिया था। प्रशांत नील का जो देवा है वो स्त्री को स्पर्श करने वाले गुंडों के हाथ लोहे पर पटक पटक के उनका चूरा चूरा कर देता है और छोटी बच्चों का उल्लंघन करने वाले लोगों की जांग और हाथ काट के उनको अलग कर देता है। तो वो जो खून पीने वाली तलवार है जिसकी बात इसकी माँ कर रही है, वो खून पीने वाली तलवार देवा है, उस टीचर का बेटा। वह दूसरों के खून से स्नान करते हुए थकता नहीं है। उधम फिल्म में जो 20 से 22 मिनट का लंबा सीन होता है, वो ऐसा सीन होता है कि दर्शक तक उसको देख के थक कर गिरने को हो जाते हैं। जलियांवाला बाग मैदान में लाशों के बीच घायलों को खोजते हुए, उनको पानी पिलाते हुए, उनको ढोते हुए, बाहर लाते हुए, अस्पताल पहुंचाते हुए, फिर से वापस मैदान जाके इसी प्रक्रिया को अनंत बार दोहराते हुए
ऊधम का जो कैरेक्टर है उसको जब हम देखते हैं तो जब वो थक के गिरने को होता है तो दर्शक भी शायद थक के गिरने को हो चुका होता है, उसके घुटने दर्शक के भी जवाब दे जाते हैं। सलार का देवा ऐसा नहीं, वो थकता नहीं है, चाहे कितने ही लोगों की सेना के सामने वो खड़ा हो। मांस में मुक्के मारते रहने से रॉकी बैल्बोआ थक जाता है, लेकिन देवा एक के बाद एक 100 किलो के गुंडों की मजबूत देह पर गंडासे से मारता जाता है और मानो कोई एनर्जी एग्जर्ट ही नहीं हो रही उसमें से। उसके प्रहार बड़े एफर्टलेस हैं, सुंदर हैं, मक्खन पे चलने वाले गर्म चाकू के जैसे लगते हैं। जिद्दी में जो देवा का अहिंसावादी पिता अशोक प्रधान होता है, उसी की तरह देवा की माँ भी है जिसको ईश्वरी राव ने प्ले किया। तो ये किरदार जो होता है माँ का, ये खून खराबा पसंद नहीं करता है और चाहता है कि शिक्षा के मार्ग पे सब बच्चे आगे बढ़े। अपने बेटे को लेके भी उसने ऐसा सोचा होता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। फिल्म में जब स्क्रीन पे लीड हीरो की एंट्री होती है तो लिखा आता है रेबल स्टार प्रभास। शुरू में काफ़ी वक्त तक प्रशांत नील है उनको उस मॉडल एक्टर की तरह ही बरतते हैं जिसे रॉबर्ट ब्रेसो ने डिफाइन किया था या जिसका इंट्रोडक्शन किया था। उनका मानना था कि एक्टर जो होता है सिर्फ डमी मॉडल के अलावा कुछ नहीं होता है। उसकी काया, उसका चेहरा, उसका सांचा एक पात्र के एग्जीक्यूशन में काम आने वाली चीज़ है, उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। प्रभास की जो स्टील और पहाड़ जैसी विशाल संरचना होती है, इसी का उस मॉडल एक्टर नुमा अंदाज में ही फिल्म इस्तेमाल काफ़ी देर तक करती है और ये बहुत इम्पैक्टफुल भी साबित होता है। बाद में उनका पात्र नई इमोशन दिखलाने लगता है और वहाँ प्रभास ने बेहद कंट्रोल्ड और नियर परफेक्ट परफॉर्मेंस दिया है। देवा कोयले की खदान में रहता है, मिजाज से चरम है, खाने में ढेर सारी लाल मिर्ची का पाउडर उड़ेल के खाता है। आप उसको देख लो तो आपकी आंखें जलने लगे, इतनी लाल मिर्ची उड़ालता है। और रहता है एकदम बर्फीले वाइट वॉकर जितना शांत। उसका एक चरम है चुप्पी, धैर्य, अहिंसा, माँ का आज्ञा पालन। एक लड़की को उठाया जा रहा है, जुल्म हो रहा है, लेकिन वो आगे बढ़ जाता है, दिखता भी नहीं है, उसकी पलक नहीं झपकती है क्योंकि उसकी माँ का आदेश है। फिर माँ ही जब अपने हाथ खोल देती है तो फिर वो परम हिंसा की बारिश करने पे उतारू हो जाता है। बच्चों के साथ उसका रिश्ता बड़ा मनमोहक होता है, वहाँ वो अपनी विशाल काया के साथ बहुत कोमल नजर आता है। सलार की स्टोरी टेलिंग संरचना भी कमाल की। कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है, दर्शकों को पता नहीं होता है। उन्हें जानकारियाँ बहुत ही कंजूसी से और बहुत छोटे छोटे पीसेस में दी जाती है। जैसे कहानी में सब डरे हुए हैं, कोई बदला लेना चाह रहा है, कोई बचना चाह रहा है, कौन किसको मारना चाह रहा है, क्यों मारना चाह रहा है, उसकी बैक स्टोरी क्या है, क्या हो रहा है, कौन किधर आ रहा है, कौन किधर जा रहा है, नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, कौन है ये लोग। ये सारा डेटा दर्शक को ओवरवेल्म कर देता है और इसे बहुत कारीगरी से बुना जाता है। कहानी की एक विशिष्टता ये है कि प्याज के छिलकों की तरह उतरती है बाहर से अंदर की तरफ। पहले सस्पेंस बिल्ड किया जाता है, फिर कैरेक्टर का, उसके एक्शन का, उसकी असली स्टोरी का सबसे अंदरूनी छिलका वो एकदम लास्ट में अनावृत होता है। ये स्टोरी टेलिंग का गजब का तरीका है, खास के मनोरंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये बहुत कारगर रहता है। डायरेक्टर प्रशांत नील और राइटर्स की जो अघोषित वर्जना है कि वे कभी भी कहानी के बारे में सारे पत्ते सामने दर्शक के नहीं रखने वाले हैं। एक एक सेकंड के हिसाब से बातें, जानकारियाँ लीक की जाती है, उधेड़ी जाती है, उघाड़ी जाती है। उनका बिल्डअप के प्रति जो आग्रह है वो इतना भीषण है कि 3.5 मिनट का ट्रेलर जब आता है तब उसमें देवा की एंट्री 2 मिनट 16 सेकंड होती है। इतने में ट्रेलर खत्म हो जाया करते हैं। कोई भी डायलॉग है वो सीधा नहीं बोला जाता इस फिल्म में, एक एक शब्द के बीच में पॉज लिया जाता है, एंटीसिपेशन को बहुत बढ़ाया जाता है। जैसे एक सीन में वर्धा कहता है, जिसको प्ले किया पृथ्वीराज सुकुमारन ने, कि तूने इन सब हत्यारों को ड्रग्स दे के पागल बनाया, पर वो पैदाइशी पागल है। अपने दोस्त देवा के बारे में ये बात किसी को कह रहा होता है और उस संवाद के पहले हिस्से में कि तूने इनको ड्रग्स दे के पागल बनाया, वो पैदाइशी पागल है, इसके आधे हिस्से के बाद 7 से 8 सेकंड का पॉज आता है और दर्शक कि उस एंटीसिपेशन को, उस व्यग्रता को कि अब क्या बोलेगा, रवि बसरूर का जो बैकग्राउंड स्कोर है बहुत ज़्यादा पंप अप करता है और बढ़ाता है। इतना खींचना एक एक शब्द को एक अलग ही किस्म की बोल्डनेस है जो हर फिल्म कैरी करके ले जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। जैसे एक डायलॉग देवा का आता है, वह अपने दोस्त वर्धा के बारे में किसी को कहता है कि कोई इसको हाथ नहीं लगाएगा, तो उसके बाद उसके शब्द आते हैं, प्लीज़ आई काइंडली रिक्वेस्ट। ये 4 शब्द होते हैं। इन 4 शब्दों को बोलने में देवा 13 सेकंड ले लेता है। हर शब्द के बाद में न जाने कितने ही फ्रेम्स होते हैं, उनको एडिटर उज्जवल कुलकर्णी काटते हैं और जोड़ते हैं उसके अंदर। सलार सीज फायर पार्ट 1 साल 1985 से शुरू होकर 2017 तक आती है, लेकिन इसका एक कंटेम्प्रेरी टाइमलाइन वाला जो हिसाब किताब नज़र आता है, ये एक महज छलावा है, मृग मरीचिका है। असल में एक डिस्टोपियन फिल्म है, मतलब एक अपोकलिप्टिक फ्यूचर इसमें आपको नज़र आता है जो समकालीन होने का आभास देता है। ये फ्यूचर में सेट फ्यूचर नहीं है, ये एक हाईली फिक्शनल डिस्टोपियन स्टोरी जिसमें कई थीम्स और मोटिव हैं। वो सोसाइटी, पॉलिटिक्स, वायलेंस, एनिमल बिहेवियर, बारबेरियनिज्म, ब्लड लस्ट, पावर, मोरालिटी, इमोरालिटी, इन सब के इर्द गिर्द है। एक कस्टम और पोर्ट अथॉरिटी होती है, एक ऑफिसर होता है, वो थर थर कांपते हुए एक ऐसी रहस्यमयी जगह का जिक्र करता है जिसके चारों तरफ कोई विशाल दीवार बनी है
और उस दीवार पे मॉडर्न वेपन्स इंस्टॉल किए हुए हैं, कोई अंदर जा नहीं सकता है और कोई जानता नहीं है अंदर उस दुनिया में क्या है, और इंडिया के रूल वहाँ पे अप्लाई नहीं होते लेकिन वहाँ के रूल सारे इंडिया पे अप्लाई होते हैं। ऐसी एक कहानी वो बताता है कि हमको ये किंवदंती आज तक सुनने को मिली लेकिन अब लगता है कि ये सच है। तो जब वो ऐसा सुनाता है तो वो फ्यूचर का कोई डिस्टोपियन प्लेस ही लगता है, क्योंकि हमने अपने जीवन में या हमने अपने आसपास की दुनिया में ऐसे प्लेस कभी देखे नहीं है। और इस प्लेस का जो फिल्म में नाम होता है वो नाम होता है खानसार। ये नाम आपको बार बार सुनने को मिलेगा और ये नाम बहुत वजनी नाम है, इसी के अराउंड बहुत सारी चीज़ें होती है। इसको डिस्क्राइब करते हुए फिल्म कहती है कि दहशत ही था उसका हथियार जिसका सामना कोई न कर पाया, खानसार का सामना कुछ ऑर्डिनरी नहीं होता है। जैसे खानसार किसी यूरोपियन देश के जैसा आपको लगेगा, वो आपको किसी जंगल में स्थित या किसी KGF नुमा काली बदरंग सी दुनिया नहीं है, वो एक यूरोपियन मुल्क जैसा लगता है, डेंसली पॉपुलेटेड यूरोपियन मुल्क है कोई, जैसे कोई फ्रांस है, इटली है, स्वीडन है, वैसा आपको वो लगता है उसका ओवरव्यू। गोरा सा है, कलरफुल है, सुंदर है उसकी वास्तुकला, रात को जगमगाती इमारतें हैं, शहर है। लेकिन यहाँ रहने वाले जितने भी लोग वो सारे आज भी कबीलों की तरह रहते हैं, उन्हीं नियमों से रहते हैं जो हज़ारों साल पहले लोग रहा करते थे, और जब वे बर्बर हुआ करते थे, पशु हुआ करते थे, उस माफिक वो आज भी रहते हैं। और ये विरोधाभास है, ये बड़ा गजब का विरोधाभास है और ये देख के मज़ा आता है। इसका एक भावार्थ ये है कि दुनिया मिडाइवल से प्रोग्रेस होकर आई है लेकिन अदृश्य रूप से क्या आज भी वैसी ही है। बस इंसान है, वो सूट बूट पहने अंग्रेज़ी बोलता है, उसके हाथ में गंडासे नहीं है, लेकिन बोर्ड रूम्स में, प्राधिकरणों में, संसदों में, न्यायाधिकरणों में वो कलम से इंसान ही तो काटता है और क्या करता है। खानसार के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसी दुनिया है जहाँ जंग हार जाने का मतलब था सब कुछ हार जाना। क्या ऐसा असल ज़िंदगी में भी हम नहीं देखते हैं कि एक आम आदमी अगर जंग हार जाता है, रोज़गार हार जाता है, सब हार जाता है, तो क्या उसके पास बचता है कुछ? तो फिल्म है वो अपने फिक्शनल डिस्टोपियन वर्ल्ड के अंदर ऐसी कई चीज़ें दे के जाती है जो रियल वर्ल्ड में भी है, अगर आप उसको उसके भाव के साथ समझ के देखो तो। फिल्म एक जगह वो द पर्ज मूवी में भी तब्दील हो जाती है। पर्ज मूवी जेम्स डी मोनेको की डिस्टोपियन एक्शन हॉरर फ्लिक जो अपनी ही तरह की खूनी फिल्म है। सलार में एक जगह घोषणा की जाती है कि रात 12 बजे के बाद सीज फायर हटा दिया जाएगा और खानसार में जहाँ जो चाहे एक दूसरे को वैसे काट सकता है, मार सकता है। और ये पर्ज मूवीज जो इस प्रकार की होती है वो बड़ी कमाल का एक मनोवैज्ञानिक परिदृश्य होती हैं सिनेमा में। दो विचारणीय बातें इसको लेके। पहली ये कि सिनेमा आखिर पर्ज मूवीज को बनाने की ज़रूरत क्यों समझता है, और मनोरंजन या जॉनरा एक्सप्लोरेशन के अलावा इसका कारण और क्या हो सकता है। दूसरी ये कि दर्शक ऐसी फिल्म क्यों देखता है जहाँ पे वहशी पागल हत्यारे अपने से कमज़ोरों को, बेकसूरों को, नियतों को अकारण ही सिर्फ प्लेजर के लिए मार रहे हैं, काट रहे हैं। एक दर्शक उसको क्यों देखना चाहता है, इसका मनोवैज्ञानिक कारण क्या है, और दर्शक को आखिर उससे क्या मिलता है? इंस्टेंट जस्टिस मिलता है कि उसे तमाम कानूनी नैतिकताओं और कानूनों कायदों से मुक्त होकर बर्बर होने दिया जाए कुछ 2 घंटे 2.5 घंटे के लिए, और उसको एक ऐसे दौर में वापस लौटने दिया जाए जब कोई भी किसी को मार दिया करता था। टेलर शेरिडन की एक एपिक सीरीज़ है येलोस्टोन, उसकी प्रीक्वल सीरीज़ थी 1883, उसकी कहानी को यहाँ पर आप ले सकते हो। वो ज़्यादा रियलिस्टिक स्पेस से बात करने के लिए, ये वो काल था 1883 के आसपास का जब अमेरिका में लुटेरे, हत्यारे, अनसिविल बर्बर लोग खुले घुमा करते थे और वो उन्हीं लोगों का देश हुआ करता था। सिविल वॉर के बाद अमेरिका के एक कोने टेक्सास से एक डटन फैमिली होती है, वो कई और लोगों के साथ एक दूसरी जगह जाने को निकलती है, ओरेगन जाने को निकलती है, और पैदल जा रहे होते हैं अपने डेरे के साथ, और रास्ते में जगह जगह उनको बचना होता है लुटेरों से, हत्यारों से। जहाँ किसी के पास पिस्टल है वो आपको मार के आपके सामान लूट सकता है, यही यहाँ का दस्तूर है इस 1883 के काल का, और ये अमेरिका की बात है और एक रियल स्टोरी है। सलार में खानसार के नियम भी कुछ ऐसे ही हैं, 1883 के माफिक हैं या द पर्ज मूवी के माफिक हैं। यहाँ पर्ज जब हो रहा होता है खानसार में तो एक कैरेक्टर, फनी कैरेक्टर, स्टूपिड कैरेक्टर कहता है कि मेरे में खुद वायलेंस करने की कैपेसिटी नहीं, इसलिए मैंने कुछ जंगली कुत्ते पाल रखे हैं। जंगली कुत्ते मतलब इंसान जिनको भूखा रखता है, और उनको भूखा रख के खून का प्यासा मैंने बनाया, और वो जब टूट पड़ेंगे, बोटी नोचेंगे और पचाक पचाक खून निकलेगा तो मैं ताली बजा के हंसूंगा, और बड़ा खुश होकर ये बात बोल रहा होता है। ये दर्शक के मियर स्पेक्टेटर बन के खून देखने की अभिरुचि के बारे में भी फिल्म की एक टिप्पणी में मान के चल रहा हूँ। खून से लिखी स्मार्ट मेहनतकश पोइट्री है सलार। ये भारत की मैड मैक्स है, सिर्फ उपमा में ही नहीं है, लिटरल तौर पे भी है। ये उससे खासी प्रेरित भी है। इसमें कई एलिमेंट और एक्शन सीक्वेंस है वो जॉर्ज मिलर की मैड मैक्स फिल्मों से आए हैं। सलार सीजफायर पार्ट 1 के एक सीन में गुंडे घेर लेते हैं अमेरिका से एक लड़की को, आध्या को, जिसको श्रुति हसन ने प्ले किया है, और वो गुंडे कहते हैं कि तू मेरी प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे याद करें मैड मैक्स फ्यूरी रोड जो 2015 में आई थी, उसमें इमॉर्टल जो का कैरेक्टर जो होता है, जो विलन होता है, आई वॉन्ट देम बैक, दे आर माई प्रॉपर्टी।
वो अपनी गुलाम बीवियों, गुलाम पत्नियों की बातें कर रहा होता है। इसमें इम्पीरेटर फ्यूरोसा का जो कैरेक्टर होता है उसकी गर्दन के पीछे एक सील लगी होती है, वो भी इमॉर्टल जो की सील होती है। और सलार में भी आध्या के किरदार के हाथ में ऐसी सील लगा दी जाती है खानसार ले जाते समय उसको। तो यहाँ ये है, और बहुत सारे एलिमेंट है जो आपको मैड मैक्स से आप कनेक्ट करके देख सकोगे। सलार के कई सीन मैजिकल बन जाते हैं। एक सीन में देवा का दोस्त वर्धा, जो जिसको पृथ्वीराज सुकुमारन ने प्ले किया है, संकट के समय में उसको बुलाने आता है। तो देवा तो जाने को तैयार है, लेकिन उसकी माँ नहीं चाहती कि वो जाए और खून खराबा करे। तो वो मना करने के लिए उनकी तरफ बढ़ रही होती है कि साइड में कोई ठक ठक की आवाज़ आती है, कोई कील ठोक रहा होता है, और बहुत ब्यूटीफुल ब्लेंड के साथ में सीन उसकी स्मृति के साथ शिफ्ट होता है उस भयावह रात में, जब देवा दरवाजे पे ज़ोर ज़ोर से कीलें ठोक के उसको बंद करा होता है पूरे दरवाजे को। अंदर माँ बैठी होती है, इसलिए क्योंकि बाहर जो कबीले के दूसरे लोग खड़े होते हैं वो उसकी इज्जत लूटने, उसको मारने के लिए आए, अपनी माँ को रक्षा करने के लिए गेट बंद के कीलें लगा रहा होता है। वो उन दोनों लोगों की ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात होती है। और उस रात में उसका दोस्त वर्धा आता है और अपने राजपाट का एक बहुत बड़ा हिस्सा दे के, जिसका उसको पूरी ज़िंदगी हर्जाना भुगतना पड़ता है, खामियाजा भुगतना पड़ता है, वो राजपाट का एक हिस्सा दे के उन बर्बर लोगों को भगाता है और उसकी माँ की रक्षा करता है। और एक सिर्फ नैनो सेकंड में ये सारी स्मृति उसकी माँ को आती है और तुरंत वो स्मृति वर्तमान में लौटती है, जहाँ ठक ठक की आवाज़ आ रही है साइड में। और उस क्षण में वो अपने बढ़ते हुए पैरों के साथ जो फैसला होता है कि नहीं जाना है, वो तब्दील कर लेती है और आगे जाकर अपने बेटे से बोलती है कि तू जा। और सब हैरान रह जाते हैं। एक सीन जो फिल्म का सबसे ग्रूसम मारकाट वाला सीन है, जिसमें बकरे की बलि और किसी राक्षस के वध की बड़ी समतुल्य बेढंगी उपमा दी जाती है। काली माँ से रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही होती है एक महिला, बंजारन महिला सी होती है, और वो गिड़गिड़ा सी रही होती है कि उसका कोई अपना है जिसको कोई नुकसान पहुंचाने वाला है और कोई उसकी मदद करने वाला नहीं। देवा आता है और बोलता है कि इस तरीके से काम नहीं बनेगा, काली माँ को मनाना है तो बकरा ढूंढा जाता है, उसे तैयार किया जाता है, उस पर पानी का छींटा मारा जाता है, फिर वो हिलता है तो इसका मतलब ये है कि अब वो तैयार है बलि के लिए। तो ये जो पानी का छींटा मारा जाता है, जैसे ये शब्द आते हैं स्क्रीन पे तो पैरेलल विजुअल आता है सामने खड़े एक विक्षिप्त आदमी का जो काम वासना में पागल हो रहा है, और वो जब पीछे से वर्ड्स आते हैं पानी के छींटे तो वो हिलता है जैसे बकरा पानी के छींटे गिरने पे हिलता है। तो फिल्म खेल करती चलती है, ये कोई फ्लैट खून खराबे वाली एक्शन फिल्म नहीं है। और यहाँ पे विभत्स वीर रस के जो सौंदर्य वाले सिनेमा के जो बेस्ट सीन्स आज तक बने हैं जब से सिनेमा बना है, उनमें से कुछ एक आपको सालार में नजर आते हैं, इंक्लूडिंग ये सीन। एक सीन में एक टैटू बनाने वाली वियर्ड सी जादूगरनी सी महिला होती है, वो देवा से पूछती है कि क्या गोदूं बोल, माने तेरे टैटू तेरे हाथ पे कौन सा बनाऊं मैं। और वो एक पॉज लेके एक अलग ड्रामेटिक्स के साथ, स्वैग के साथ बोलता है जो मेरी आंखों में दिखे। और जो सीन चल रहा होता है वो इतना इम्पैक्टफुल होता है कि वो पंक्तियाँ इतनी सुंदर बन पड़ती है, तृप्त कर देती हैं। और यहाँ पे इन पंक्तियों को आप सुन रहे हैं तब आपको कैसी लग रही है, लेकिन असल में जब वो इम्प्लीमेंटेशन के साथ नजर आती है तो वीर रस की पंक्तियाँ होती है। ये जो लिखे हुए शब्द होते हैं इनको फिल्म सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, साउंड डिज़ाइन, डायरेक्शन से अलग ही लेवल और आसमान पर पहुंचा देती है। अंत में कहानी इतनी थ्रिलिंग और पेचीदा हो जाती है कि समझने के लिए श्रुति हसन का जो कैरेक्टर होता है उसको दारू पीना पड़ता है। मैड मैक्स फिल्मों के क्रिएटर जॉर्ज मिलर ने कहा था कि हम एक अराजकता भरे कैओटिक जगत में रहते हैं, सूचनाओं की जहाँ पे अराजकता की बारिश होती रहती है, उसमें हम कुछ उसका मीनिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस बम्बार्डमेंट में कुछ डिस्टिल करके निकालने का एक जरिया होता है, वो कहानियां होती हैं और फिल्म मेकिंग होती है। ये बड़ा ही मदहोश करने वाला तरीका होता है। तो मैड मैक्स में हो सकता है ये खरा उतरा हो, पर सलार सीसर पार्ट 1 में इस कयास में मीनिंग ढूंढने की कोई कोशिश नहीं मिलती है। ये फिल्म किसी मीनिंग की तलाश में नहीं है, ये दो दोस्तों की कहानी है, उनकी दोस्ती और दुश्मनी की कहानी है, लेकिन थ्रू आउट वो एक ओवरवेल्म करने की कोशिश में लगी हुई फिल्म है दर्शक को आपके भीतर भावों का, कौतुक का, जिज्ञासा का, व्यग्रता का, इंस्टेंट जस्टिस का, हीरो वर्शिप का, और आपको एक फैंटेसी लैंड में ट्रांसपोर्ट कर गुजरने का तूफान पैदा करने में ये फिल्म लगी है। इस फिल्म को आप देखें और अपनी समझ बनाएं। ये बात यहीं तक। शुक्रिया।